ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम प्रूव कर रहे थे, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ओके, सो डी इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स और फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की क्यू की वैल्यू है, सही। यानी जितने कूलम्स हैं उतनी ही उसके फ्लक्स लाइंस हैं। अगर ये लेट सपोज 100 कूलम है तो इसका मतलब है कि 100 लाइंस इससे गुजर रही हैं, सही। तो फ्लक्स और क्यू जो है ये इक्वल होंगे, सही। पहले स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे रिप्लेस करें, डी इज इक्वल टू द फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। तो फ्लक्स जो है वो क्यू के बराबर होगा कूलम वैल्यू के ओवर यूनिट एरिया। और यहाँ पे हमने एरिया कौन सा लिया है, स्फेरिकल एरिया लिया है। तो स्फेरिकल एरिया का एरिया कितना होता है, ए इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे वो करें, इसको रिप्लेस कर दें, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एज डी इज इक्वल टू डी ए आर, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, तो इस यहाँ पे पुट कर दें, साई के बजाय क्यों लिखा, ठीक है, और एरिया के बजाय ये लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया क्यों ओवर 4 पाई। अच्छा, ई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ई ये हम पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुके थे। ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम फोर्स जब हमने इसमें रिप्लेस किया था तो हमारे पास ई की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। अच्छा, अब इस एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई करें, तो इधर ले जाएं, इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सही है। अच्छा, और बाकी रहने दें क्यू डिवाइड बाई ये, सही है। तो ये सारा किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है यहाँ से डी के बराबर है, सही। तो इसके बजाय डी लिख दें, तो डी किस चीज़ के बराबर आया, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये इसका यानी रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्जेस, ठीक है। वॉल्यूम चार्जेस हम पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्जेस भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, पिछले लेक्चर्स। अच्छा, तो हाँ, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्जेस पढ़े थे, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये आई थी, रो वी डी वी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्जेस। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्जेस फाइंड करते हैं, तो बहुत ही इजी है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच रिलेशन किस चीज़ का है, एप्सिलॉन नॉट ई का है। यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई किस चीज़ के बराबर आ रहा है, डी के। यहाँ से हमने पढ़ा है ना, डी। तो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्जेस क्या होगी, यही फार्मूला होगा, सिर्फ इसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि वो इसमें मर्ज हो गया है, सही। तो डी इज इक्वल टू रो वी डी वी ओवर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नहीं बल्कि 4 पाई r स्क्वायर होगा, सही। यहाँ पे देखिए वही वही चीज़ में जो अभी मैंने आपको कराई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये है, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया है और फिर एप्सिलॉन नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई किया। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ई किस चीज़ के बराबर है, डी के बराबर है, तो लिहाजा डी का रिलेशन ये होगा। वही ई का रिलेशन है, दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा ई के लिए तो हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे बल्कि वही रिलेशन एज इट इज़ लिख देंगे। तो डी इज इक्वल टू रो वी डी वी ओवर 4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बल्कि 4 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर
ए आर, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्जेस, ड्यू टू लाइन चार्जेस, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने प्रूफ किया था, रो एल, ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इस तरह है, हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किया था, सिलेंड्रिकल के लिए भी और स्फेरिकल के लिए भी और रेक्टेंगुलर के लिए भी। तो E इज इक्वल टू रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो। अच्छा, अब वही बिल्कुल सिंपल है, बस एप्सिलॉन नॉट को इधर से लें और इधर मल्टीप्लाई करें, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, सही। इसको लिया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर जब मल्टीप्लाई किया तो ये इससे बन गया डी, ठीक, तो डी का रिलेशन ये आ गया, वही चीज जो कि ई का है। ई का रिलेशन होगा, मगर इससे एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ आप लोगों ने हटा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो बस ये इससे सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फिर वही बात, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, मगर सब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वो लाइंस काउंट करेंगे जो कि इस एरिया में से गुजर रही हैं, इस एरिया में से गुजर गुजर रही हैं, वो ये है, ठीक है जी। अच्छा, तो लेट सपोज ये वो फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक है, साई, सही, जो इससे गुजर रही हैं, और ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, सॉरी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हुआ डी, ठीक है, और ये साई है, ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स लाइंस, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही हैं, सरफेस और उसके बीच कितनी डिग्री बना रही हैं, 90 डिग्री बना रही हैं, सही। अच्छा, और पोजीशन वेक्टर हम ए एन यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रा करेंगे, सही है। तो ये एक किस्म का ट्राइंगल बन गया, तो ये, ठीक है, ये हम पिछले क्लासों में भी कर चुके हैं, एक पोजीशन वेक्टर का और एक चार्ज के लिए उसका वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये है डी, ठीक है, तो ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डी साइन थीटा होगा, और ये दूसरा क्या होगा, डी कॉस थीटा। अगर ये डी है, ठीक है, तो ये, और ये थीटा है, देखिए यहाँ पे शो किया है, ये थीटा है, और ये क्या होगा, डी कॉस थीटा। बस इस डी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और डी का कौन सा कंपोनेंट सरफेस में से गुजर रहा है, कॉस थीटा कंपोनेंट सरफेस में से गुजर रहा है, ठीक है, ये वाला तो नहीं गुजर रहा, ये वाला गुजर रहा है, सही। तो अब देखें, तो हम कॉस थीटा को लेंगे क्योंकि वही जो है उससे गुजर रहा है, सरफेस में से गुजर रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एन डिवाइडेड बाय डी। ये देखें, ये वाला वेक्टर डी है, यहाँ पे लिखा है, और ये वाला वेक्टर डी एन है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू दी सरफेस, डी एन का मतलब ये भी डी है मगर नॉर्मल टू दी सरफेस है, सही, 90 डिग्री बना रहा है। सो cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ना सॉरी, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो बेस इसका है डी एन, अभी ये पिछले उसमें पढ़ा हमने, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है, देखिए परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हुआ हाइपोटेन्यूज,
और बेस कौन सा हुआ, ये साइड हुआ बेस। तो कॉस थीटा किस चीज के बराबर है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है डी एन और हाइपोटेन्यूज क्या है, डी है। तो डी एन ओवर डी ये है हमारा कॉस थीटा। तो डी एन किस चीज के बराबर होगा, वही बात हुई, डी एन इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। यानी डी एन इज दी, डी एन इज दी, ये देखिए डी एन क्या है, डी का कॉस थीटा कंपोनेंट है, जो अभी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, ये डी है। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक वो कंपोनेंट जो कि सरफेस के साथ नॉर्मल है, ठीक है, और एक ये कंपोनेंट, ये थीटा। तो ये डी का साइन कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट है इसकी, और ये नॉर्मल है, ठीक है, डी कॉस थीटा। तो ये कह रहे हैं कि डी का कौन सा कंपोनेंट इससे गुजर रहा है, सरफेस से गुजर रहा है, डी कॉस थीटा कंपोनेंट गुजर रहा है। तो डी डी एन डी इज इक्वल टू डी एन कॉस थीटा। वो कंपोनेंट जो कि सरफेस से गुजर रहा है वो है डी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, डी इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा डी की डिफिनीशन हम क्या क्या करते हैं, द फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, सरफेस ओवर द एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। सो द फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस ओवर द एरिया ऑफ द सरफेस। अच्छा, तो फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वो कितना है, वो ये है, ठीक है। फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस यानी साई की बात कर रहा है, साई, ठीक है, इसको साई सिंबल कहते हैं। तो साई किस चीज के बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साई विल बी इक्वल टू डी एन मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब फ्लक्स लाइंस को फाइंड कर रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड नहीं कर रहे, बल्कि फ्लक्स लाइंस को फाइंड कर रहे हैं जो कि उस एरिया में से गुजर रहे हैं। तो डी एन इंटू एरिया होगा, क्योंकि डी बराबर है साई ओवर एरिया के। तो साई किस चीज के बराबर होगा, डी इंटू एरिया के बराबर होगा। यहाँ पे हम वो कंपोनेंट लेंगे जो कि सरफेस से गुजर रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट सरफेस से गुजर रहा है, डी एन गुजर रहा है, बाकी तो नहीं गुजर रहा है, ठीक है। वो जो साइन कंपोनेंट था वो सरफेस से नहीं गुजर रहा था, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। कॉस थीटा कंपोनेंट सरफेस से गुजर रहा था, तो सर हम इसको लेंगे, ठीक है, ठीक है। डी का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस को नॉर्मल है, तो इसलिए इसको हम डी एन कहते हैं, सही। अच्छा, तो डी एन इंटू एरिया। अच्छा, डी एन किस चीज के बराबर है, डी एन बराबर है डी कॉस थीटा के। अभी हमने पहले ये देखें, डी एन इज इक्वल टू डी कॉस थीटा इंटू एरिया, ठीक है। अब हमें इससे साई की रिलेशन असल में फाइंड करना चाहते हैं कि साई की कितनी वैल्यू होगी या उसका क्या फार्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अच्छा आपको पता है डी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है। अच्छा, वैसे एरिया तो वेक्टर है नहीं, मगर हम ईएमटी में सरफेस को या एरिया को हम वेक्टर इसलिए लेते हैं कि अब ये अगर कोई वो है सरफेस है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ये ए, अगर ये एरिया है तो ये ए का डायरेक्शन है, ए एन, ठीक है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अगर कोई सरफेस इस तरह है, फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने, तो इसका डायरेक्शन किस तरह होगा, इस तरह होगा, ठीक है। तो ईएमटी में हम सरफेस को या एरिया को वेक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस नहीं बल्कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सही। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी। अच्छा, तो एरिया ए, ठीक है, और डी बी, तो हम मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ
डी, अच्छा यहाँ पे एरिया इन्होंने एस लिया है तो हम एस ले लेंगे, ठीक है। एस सरफेस या एरिया एक ही बात, सही। डॉट एस, अब ये मैंने डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है कॉस थीटा और डी भी है और ए भी है, तो दो जो है वेक्टर्स हैं, उसके साथ कॉस थीटा है। तो अगर मैं इसको दोबारा खोल लूँ तो डी वेक्टर डॉट एस वेक्टर ये किस चीज़ के बराबर होगा? डी ए कॉस थीटा, जो कि वापस यही रिलेशन बन रहा है, डी ए कॉस थीटा या डी कॉस थीटा ए एक ही बात है, ठीक है। उधर ऊपर आगे पीछे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साई is the dot product of D and the surface area, सही। और अगर आपने यहाँ पे स्मॉल डी लिया है, यानी छोटे छोटे सरफेस लिए हैं, तो फिर आपको पता है कि आखिर में हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। और अगर आपने पहले से ही बड़ा सरफेस लिया है फिर तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको पता है कि अमूमन हम यानी इस तरह आप इस एरिया का छोटा हिस्सा लिया, इसका भी छोटा हिस्सा लिया, इसका भी छोटा हिस्सा लिया, इसका भी, और आखिर में हम इन सब को ऐड करते हैं। तो हम इन सब को ऐड किस तरह करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फिर वही इससे पूरा एरिया बन जाता है। अगर हम आखिर में इसका क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो साई या फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एंड सरफेस एरिया एस, ठीक है। क्योंकि उस अगर हम इसको खोल लें तो इससे फिर वही कॉस थीटा बनता है, तो इसलिए हम यानी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि एक सरफेस लिया जाता है, ठीक है, उससे फ्लक्स लाइंस गुजारी जाती हैं, और फिर जो है हम कहते हैं कि ये एरिया उधर भी अगर आप लोगों को याद हो, एरिया को हम वो लेते हैं, वेक्टर लेते हैं, और फिर हम डॉट प्रोडक्ट वो लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, उसका भी वहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे शायद इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम यहाँ से वो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब हम इस पे एग्जांपल करते हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ये है कि रो एल की वैल्यू है 8 नैनो कूलम पर मीटर, क्योंकि वो है ना सरफेस वो है लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी का डिफिनीशन क्या है कि द चार्जेस अप्लाइड ऑन ए यूनिट लाइन, ठीक है। तो इस चीज़ का जो यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर होगा, ठीक? तो रो एल की वैल्यू गिवन है, और इन्होंने कहा है कि ये लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जेड एक्सिस पे लाइन चार्जेस हैं, ओके। और ई की वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है एट रो इज इक्वल टू 3, अगर रो 3 है तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो इधर देखिए, ये ई की वैल्यू, ई को पहले फाइंड करते हैं। तो ई की डिफिनीशन क्या है, इन्होंने रो एल की वैल्यू दी है, तो हम सी सी एस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेंगे। रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ये हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, ठीक है। रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो सी इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। अच्छा, अब वो सिंपल है, बस इसकी वो वैल्यूज पुट करते हैं। रो एल की वैल्यू कितनी है, 8 नैनो कूलम, 8 नैनो कूलम पुट किया, डिवाइडेड बाय 2, 2 पाई की बजाय 3.14 लिखेंगे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। और रो की वैल्यू ये गिवन है 3। इन दोनों को ई को भी 3 पे फाइंड करना है एट रो इज इक्वल टू 3, और डी को भी एट रो इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करना है, ठीक है। तो रो की वैल्यू 3 है, तो बस वैल्यूज पुट की और हमें जो है वो सिंपल सा आंसर आ गया, ई इज इक्वल टू 47 पॉइंट ये, ठीक है। अब डी फाइंड करना है, सिंपल, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ई है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करना है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिर वही 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, परमिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 47.9
5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 0.424 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में होगा, सही। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 2 है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, ये है, सही है। और आपने ये मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मांग रहे हैं, हाँ फ्लक्स मांग रहे हैं, साई की वैल्यू मांग रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, साई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साई की वैल्यू मांग रहे हैं। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, गिवन रीजन ये है इसका, ठीक है। इस रीजन में आप लोगों ने फ्लक्स लाइंस फाइंड करनी है, ठीक है। और x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। ये आपको पता है सर्कल का वो फार्मूला है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, 2D में हम इस तरह करते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब 3D है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आगे बीच में, ठीक है ना। तो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर या रो स्क्वेयर, एक ही बात है। यहाँ से हम रेडियस फाइंड करते हैं, तो ये सर्कल का रिलेशन है, आप लोगों ने एफएससी में या मैट्रिक में पढ़ा होगा, सर्कल का रिलेशनशिप है, ठीक है। इससे आप लोग सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये अगर आप लोग को एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आप सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये असल में इन्होंने इनडायरेक्टली आपको आर की वैल्यू दी है या रो की वैल्यू दी है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि ये z जो है जो स्फेयर है, सही है, देखिए d इज इक्वल टू 10 AR, आर थीटा और फाई, इससे लग रहा है कि ये जो सरफेस इन्होंने दिया है ये स्फेरिकल शेप में है। देखिए AR, आर थीटा और फाई, ये किसके वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, स्फेरिकल के होते हैं ना, ठीक है। ये फिगर जो है क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बस खुद हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये स्फेयर है, और ये हाफ स्फेयर है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि z ग्रेटर देन 0 आप लोगों ने देना है, यानी z की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये प्लस z की वैल्यू है, और नीचे क्या है, माइनस जेड की वैल्यू है। तो इन्होंने कहा है कि जेड जेड सिर्फ आप लोगों ने ग्रेटर देन 0 लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला हिस्सा लेना है और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि गिवन रीजन सिर्फ जेड ग्रेटर देन 0 का है, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीमी सर्कल, सीमी स्फेयर हुआ, सीमी स्फेयर, ठीक है, सीमी स्फेयर हुआ। अच्छा, और सीमी स्फेयर इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर अगर हम लेंगे तो आपको पता है कि स्फेयर आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई के बराबर है, सही। ये डिफरेंशियल सरफेसेस हमने पढ़े थे, डिफरेंशियल सरफेस ए आर, डिफरेंशियल सरफेस ए थीटा और डिफरेंशियल सरफेस ए फाई, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि फ्लक्स फाइंड करें, तो फ्लक्स बहुत ही आसान है, बस जस्ट अगर आपको इंटीग्रेशन आती है और आपको वो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीनों की अगर आपको इंटीग्रेशन आती है और आपको इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के उसका पता है, डीएस का पता है कि डिफरेंशियल सरफेस आरसीएस में किस तरह होता है, और डिफरेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल में किस तरह होता है, और डिफरेंशियल सरफेस स्फेरिकल में क्या होता है, ये आप लोगों ने ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। और आपको इंटीग्रेशन आती है, तो बस अगर ये दो हैं तो बस आपको इस चैप्टर में कोई इशू नहीं होगी, सही। अच्छा, सो साइज इक्वल डी इंटू डॉट, ये भी हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था, याद है आप लोगों को, ठीक है। तो ये डी
डॉट डी एस, ठीक है, ये भी हमने फाइंड किया था। तो डी एस डिफरेंशियल सरफेस वो ये है इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, सही है, वो ये होगी। अच्छा, नाउ टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, सही, डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। सो डी की वैल्यू ये गिवन है, ये तो गिवन है, गिवन, सही है, 10 AR प्लस 5A, यानी AR की डायरेक्शन पे 10 मैग्नीट्यूड है, 5 थीटा की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड है, और 5 की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये डॉट, डॉट ये वाला डॉट आगा, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट, और ये आम डॉट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, ठीक है। और डी एस ये रहा आप लोगों का डी एस, जो कि यहाँ से हमने लिखा डिफरेंशियल सरफेस। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल सरफेस आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ वही कंपोनेंट दिया जाता है जो कि यानी सेम कंपोनेंट हो, ठीक है। यानी अब ए आर डॉट ए आर है, ये आपको वैल्यू देगा, ये आपको 1 वैल्यू देगा, मगर ए आर डॉट ए थीटा और ए आर डॉट ए फाइव जो कंपोनेंट, अगर इनका आप वो लेंगे तो आपको पता है इससे भी ज़ीरो आता है और इससे भी ज़ीरो आता है, क्योंकि इन ये दोनों आपस में 90 डिग्री बनाते हैं और cos 90 जीरो के बराबर होता है। तो सिर्फ आपको सेम जो कंपोनेंट्स हैं इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आम मल्टीप्लिकेशन में तो आप सारे कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मगर जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें बाज जीरो हो जाती है। तो ये ए आर कंपोनेंट है, तो इसके साथ सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ज़ीरो हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये आ गया 10, 10 यहाँ से लिया 10, और यहाँ से बाकी कंपोनेंट लिया आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा, ये ठीक है। ये 5 वाला और 3 वाला कंपोनेंट हमने नहीं लिया, और ये नैनो है तो इसलिए इन्होंने आखिर में नैनो लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि आप डॉट प्रोडक्ट करना है, पहला स्टेप डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है डी डॉट डी एस है, तो डी और डी एस का डी एस डिफरेंशियल सरफेस, और डी गिवन है ये, इन दोनों का लिया डॉट प्रोडक्ट, और आखिर में क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो सीमी स्फीयर है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और सीमी स्फीयर है तो सीमी स्फीयर के जो वो हैं वो क्या होंगी, थीटा, थीटा के कंपोनेंट चाहिए और फाई के कंपोनेंट चाहिए। आर फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू ये देखिए यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू है 36, ये गिवन है, सही, तो ये फिक्स्ड है। अच्छा, तो थीटा और फाई की वैल्यू सीमी उसके लिए कितना होगा, सीमी के लिए आप लोगों ने ये पूरा लेना है 2 फाई, ठीक है, और ये वाला क्वार्टर लेना है 0 से पाई/2, तब ये सीमी सीमी स्फीयर बनेगा, सही है। यानी नीचे वाला जो बेस है वो तो पूरा है ना, ठीक है ना। सर्कल बनाएंगे फिर उसको जो है इस तरह वो करेंगे, ठीक है। इसको जब 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो तब फुल स्फेयर बनता है, सही। मगर आप हम 180 डिग्री पे नहीं रोटेट करेंगे, क्योंकि अगर 180 डिग्री पे रोटेट किए तो फुल स्फेयर बन जाएगा, हम इसको आधा वो रोटेट कर लेंगे, तो तब ये सेमी स्फेयर बनेगा। तो आधे का मतलब है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है पाई/2, क्योंकि ये पाई के बराबर है, तो 90 डिग्री किसी के बराबर होगा, पाई/2 के बराबर होगा। तो हम इसके जो लिमिट्स हैं, पहले थीटा के लिए तो हम पूरा लेंगे, सही है, 2 पाई, सर्कल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, फिर इस सर्कल को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, याद है ना आप लोगों को क्लास में हमने किया था इस तरह, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे और उसको ऊपर लेंगे इस तरह 90 डिग्री, ठीक है। तो
मगर अच्छा इस तरह रोटेट करेंगे, मगर कितना रोटेट करेंगे? मैंने आपको बताया था आप इस तरह रोटेट करते जाएं और कलर करते जाएं, तो ये रीजन भी कलर करेगा और ये रीजन भी कलर करेगा। तो अगर हम 180 डिग्री तक ले जाएं तो ये साइड भी कलर कर लेगा, ये भी, तो पूरा सरफेस पूरा स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये सेमी स्फेयर है तो 90 डिग्री हम लेंगे। अच्छा, तो लिमिट्स हुए 0 से 2 पाई थीटा के लिए और 0 से पाई बाई 2 फाई के लिए। ठीक है, और वही 10 आर स्क्वेयर साइन थीटा डी, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सिंपल है, फाई के लिए अपना लिया, ठीक है, और थीटा के लिए अपने ले लिया। अच्छा, तो ये पुट किया, साइन का आता है माइनस कॉस इसमें वैल्यूज पुट की, थीटा बाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं फाई के लिए 0 से 2 पाई है, ठीक है, और थीटा के लिए 0 से पाई बाई 2 है। सही, ओके। सो पुट करें, सही है, थीटा पाई बाई 2 माइनस 0, तो माइनस यहाँ पे पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है, और ये जो है कॉस 90 ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। सही। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई फाई आ जाएगा, फाई में वैल्यू पुट करें 2 पाई और माइनस 0, तो 2 पाई यहाँ से आ गया जी, यहाँ से तो आया था 1, 1 मल्टीप्लाई हो गया अभी तो बस 1 ही आएगा। सही। अच्छा, और आर स्क्वेयर आ गया। अब आर स्क्वेयर जो है वो किस चीज़ के बराबर है? ये मैंने आपको इससे पहले आपको बताया था कि ये आर स्क्वेयर के बराबर है, आर के बराबर नहीं है, आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, हमने एफएससी में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे 3D है तो प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू 36 है। अगर आप आर फाइंड करना चाहते हैं तो फिर अंडर रूट लेंगे, फिर 6 आएगा, मगर यहाँ पे हमें वैसे भी ऑलरेडी आर स्क्वेयर ही चाहिए, तो हम 36 पुट कर लेंगे। तो 2 पाई 10⁻⁸ इंटू 36, इससे 720 पाई, इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं लिखी मगर लिखनी 3.14 लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़, ठीक है, मैंने इसको स्क्रीन को इसलिए स्प्लिट किया है कि इस साइड पे वो हो और इस साइड पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर सकूं, तो इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया। ठीक है, अच्छा, ये न्यूमेरिकल हुआ ख़त्म। देखिए क्या न्यूमेरिकल था, डी की वैल्यू गिवन है, ये नैनो कूलम में इस 10⁻⁹ लिखते थे। सीमी स्फेयर है क्योंकि ये रीजन दिया है, और ये जो है आर आर स्क्वेयर की वैल्यू है। ठीक है, ये, और ये कह रहे हैं कि फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो फ्लक्स को हमने डॉट प्रोडक्ट लिया डी और डी एस का, और फिर जो है इंटीग्रेशन और लिमिट्स अप्लाई की। सही। अच्छा, फिर वही ही ऐसा ही न्यूमेरिकल है, फिर डी दिया है, ठीक है ना, डी दिया है और फ्लक्स फाइंड करना है, और आपके बार जो डी दिया है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जो कि आप लोगों का पसंदीदा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है आरसीएस, और इन्होंने जो लिमिट्स दी हैं वो भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है, फिक्स है, वाई चेंज हो रहा है 0 से 2 तक, और जेड भी चेंज हो रहा है 0 से 1 तक। ठीक है, ये, अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि क्या फाइंड करें, फ्लक्स फाइंड करें। अच्छा, और ई भी फाइंड करें, ई भी, अच्छा, ए पार्ट में कह रहे हैं कि फ्लक्स फाइंड करें, और बी पार्ट में कह रहे हैं कि ई फाइंड करें एट पी इज इक्वल टू 3 to 1, अगर एक्स की वैल्यू 3 है, अगर वाई की वैल्यू 2 है, और अगर जेड की वैल्यू 1 है, तो आप लोगों ने ई का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सही है, ओके। अच्छा, तो ये देखिए, एक्स की जानब गए हैं तो 3 एक्स इक्वल टू 3 है तो 3 हम गए, वाई की वैल्यू 0 से 2 तक है, 0 से लेकर 2 तक, देखिए ये रेंज है पूरा 0 से लेकर 2 तक, और z की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो z ऊपर की डायरेक्शन पे है 0 से लेकर 1 तक, तो देखिए इससे पूरा एक स्फेयर बन गया, और इसको रखा है किधर, फिक्स पोजीशन x इक्वल टू 3 पे। सही है,
ओके, सो अब हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। सही। अच्छा, तो डी एस जब वो फिक्स हो, ए एक्स फिक्स है तो ए एक्स की डायरेक्शन में हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए एक्स की तरफ गया है ना। देखिए पूरा सर्फ जो है वो ए एक्स की तरफ गया है। देखिए एक्स की तरफ गया है, 1 2 3 यहाँ पे है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने रेंज वो किया है, तो ये एक्स की डायरेक्शन में है। सही। अच्छा, सो एक्स के लिए वो क्या होगा, सरफेस आपको पता है कि हम जब एक्स की डायरेक्शन में लेते हैं तो सरफेस में फिर एक्स नहीं होता है, फिर डी वाई और डी जेड होता है। ये डिफरेंशियल सरफेस में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो डी वाई डी जेड और ये ए एक्स, ठीक है। तो फिर वही वो है सीन है कि आप लोगों ने करना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब एक्स है तो एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये जो वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में सेम कंपोनेंट्स वाले लिए जाते हैं, और बाकी को अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो उससे ज़ीरो आता है, तो हम इस सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, वाई स्क्वेयर जेड क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई डी जेड के साथ, तो ये आ गया डी वाई डी जेड। और ए एक्स डॉट ए एक्स इससे 1 आता है, यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए इसको नहीं लिखा जाता। तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। अब हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, ठीक है। तो वाई की लिमिट्स हैं जीरो से वाई की लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, ये वाई की लिमिट्स हैं, और 0 से 1 तक ये है जेड की लिमिट्स। तो 0 से 1 तक जेड की लिमिट्स हैं, जेड अपना वाला लिया यहाँ से जेड क्यूब, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की, और वाई यहाँ से लिया वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई क्यूब ओवर 3, ठीक है। 0 से 2 लिमिट्स हैं, तो इससे ये आ गए जी, ठीक है। अच्छा अब ये, अच्छा अब ये कह रहे थे कि आप लोगों ने ई फाइंड करना है, सही है, एट 3 2 1। तो हम करते हैं। अच्छा डी हमें पता है इन्होंने दिया है, और डी जो है वो है, ये गिवन है वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये सारा कुछ, ठीक है जी। अब एक्स और ये के 3 2 और 1 वैल्यू पे फाइंड करना है ना, एट, ठीक है, एट 3 2 1, यानी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू 1 है। आप इन वैल्यूज को डी में पुट कर दें। अच्छा डी में पुट किया तो ये तो डी की वैल्यू आ गई, हमें तो इन्होंने ई की वैल्यू मांगी है। तो आपको पता है डी और ई के बीच क्या रिलेशनशिप है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये रिलेशनशिप है, एप्सिलॉन नॉट ई। तो अब ई फाइंड करनी है, ठीक है। तो ई ये आ गया, ठीक है ये। तो अब ई फाइंड करनी है तो डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ डी और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको इस पे भी डिवाइड करें, इसको इस पे भी डिवाइड करें, इसको इस पे भी डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा ई की वैल्यू, ठीक है। और अब ई एब्सोल्यूट मांगा है, तो ये ई एब्सोल्यूट आपको पता है कि यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये ई एब्सोल्यूट की वैल्यू आ गई, ठीक है। आसान है। तो डी डी में वैल्यूज पुट की, डी में सारी वैल्यूज पुट की, ठीक है। या आप जरूरी नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करें, तो एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करेंगे तब भी सही है। अगर फिर वही बात कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फिर ई के बराबर होगा, सही। तो अब पहले वैल्यूज पुट करते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करते हैं, पहले एप्सिलॉन नॉट पे, तो पहले एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये एज इट इज रहेगा, तो वाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पे किस तरह डिवाइड होगा, सही। अच्छा अब डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम उसको हम कर भी चुके हैं। डेल डेल वेक्टर है, ठीक है। डेल वेक्टर, अगर आप इंटीग्रेशन को डेल वेक्टर की शेप में लिखेंगे तो वो किस तरह लिखेंगे, ये तो हमने प्रूव किया है कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी और डी एस, ठीक है। और हमने जो सरफेस दिया था वो, हमने कौन सा सरफेस दिया था, ओपन सरफेस दिया था, यानी कोई भी, यानी जब हम इसको कर रहे थे तो
ये इस तरह का एक सर्कल लिया और हमने कहा कि इनसे जो लाइंस गुजर रही हैं ये यानी फ्लक्स डेंसिटी में काउंट होंगी। सही। ये कौन सा सरफेस है? ओपन सरफेस है, यानी खुला हुआ ओपन सरफेस। अब इन्होंने कहा है कि अब अगर क्लोज्ड सरफेस हो, यानी पूरा वो हो, बॉल हो, स्फेयर हो, ठीक है ना, तो अब क्या होगा? अब ये पूरा जो है यानी बॉल बॉल है, सर्कल नहीं है बल्कि ये बॉल है, ठीक है। ये सर, अच्छा अब ये है क्लोज सरफेस। सही। तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह होगा? अच्छा, ये एक शायद मैं स्लाइड मिस कर चुका हूँ, एक मिनट। हाँ ये क्लोज सरफेस में किस तरह होगा? क्लोज सरफेस में फिर फ्लक्स इस तरह होगा, यानी डी, डेल वेक्टर डेल डॉट डी। सही। ये होगा आप लोगों का क्लोज सरफेस से फ्लक्स लाइंस। वैसे तो हम फ्लक्स लाइंस इस तरह लिखते थे, डी डॉट डी एस, ये हुआ इनका डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन। ये ओपन सरफेस के लिए है, ये याद रखें। और जब क्लोज सरफेस के लिए होगा तो फिर हम ये यानी कर्ल डॉट डी, ठीक है ना, ये, और इसका फिर हम लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये फिर डीएस में नहीं होगा बल्कि डीवी में होगा, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है तो पूरा स्फीयर हम लेंगे, सर्कल नहीं लेंगे हम। तो जब पूरा स्फीयर लेंगे तो पूरा स्फीयर तो सरफेस नहीं होता, वो तो वॉल्यूम होता है। इसमें तीन वो होंगी यानी कोऑर्डिनेट्स होंगी। सही है। तो एक्स भी होगा, सॉरी आर भी होगा, फाई भी होगा और थीटा भी होगा। सही है, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, ये उसमें भी हो सकता है। क्लोज सरफेस तो डब्बे के शक्ल में भी हो सकता है। ये देखें, ये भी एक क्लोज सरफेस है। अगर इसका आप लोगों ने फ्लक्स फाइंड करना है तो आप लोगों ने इधर एक चार्ज कंसिडर करना है, और फिर हम कहेंगे कि इससे चार्ज बाहर निकल रहा है। सही, इस पूरे उससे क्लोज सरफेस से, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? इसका फ्लक्स भी इतना ही होगा, डेल डॉट, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डेल डॉट डी और डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगा वो डी एक्स, ये फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल सर्फेसिस और डिफरेंशियल वॉल्यूम्स जो और डिफरेंशियल लेंथ जो हमने पढ़े थे उसको आप लोगों ने करना होगा। ठीक है। अब आरसीएस के लिए डिफरेंशियल वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है? डी एस, ये डी वी, देखिए डी वी किस चीज़ के बराबर है? डी एक्स डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बराबर है डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए सरफेस, सॉरी डिफरेंशियल वॉल्यूम इन आरसीएस। अब डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सीसीएस क्या है? रो डी फाई और डी जेड, याद है आप लोगों को? और उसके लिए क्या था? आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई डी थीटा, ये था। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे भी वही स्टेप्स हैं कि पहले आप लोगों ने फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर और डी का, और दूसरा स्टेप जो है वो है इंटीग्रेशन और उसके लिमिट्स का। ठीक है, तो ये तो साई बराबर है, अगर ओपन सरफेस है तो इसके बराबर है, अगर क्लोज सरफेस है तो फिर हम सरफेस नहीं लेंगे बल्कि वॉल्यूम लेंगे। क्लोज्ड में फिर हम वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो अब बाज़ दफ़ा हम क्लोज्ड के लिए इंटीग्रेशन इस तरह लिखते हैं, इंटीग्रेशन और इस तरह बीच में सर्कल लगा देते हैं।
हम यानी ये आर्म इंटीग्रेशन और इसमें ये फ़र्क होगा कि ये सरफेस के लिए या लेंथ के लिए होगा, यानी डी एल के लिए हो सकता है और डी एस के लिए हो सकता है, और डी वी के लिए फिर हम जो है इस तरह एक सर्कल ड्रा कर देते हैं कि ये शो करता है कि ये इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ये इस तरह। ओके, मैं बाज़ बुक ने किया है, बाज़ ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छा, तो रिलेशन ये भी है और ये भी है, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये है, इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम ये कह रहा है कि सरफेस में ये इसके बराबर होगा और वॉल्यूम में ये, क्लोज लूप में ये इसके बराबर होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूफ करें, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पहले इसको इस सादा वाले तरीके से करना है और फिर इस तरीके से करना है, और अगर इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया, डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। साई डी डॉट डी एस के भी बराबर है और इसकी भी बराबर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सरफेस के लिए भी हम इस तरह वो निशान लगाते हैं, ठीक है। लेंथ के लिए सिर्फ नहीं लगाते, सरफेस के लिए भी लगाते हैं, लेंथ के लिए नहीं लगाते, ठीक है। उसमें क्योंकि क्लोज लूप नहीं होता, या इस तरह होगा या उस तरह होगा, और सरफेस में भी इस तरह हो सकता है। एक तो शीट के फॉर्म में, शीट के फॉर्म में फिर नहीं हो सकता, मगर सर्कल की शक्ल में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी एग्जांपल क्या कह रहा है, सिंपल सा एग्जांपल है। इन्होंने लिया है एक स्लाइस, सही है, स्लाइस, और सिलेंडर का स्लाइस लिया है, सही है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इन्होंने कहा है कि डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करना है। क्या मतलब ये कि पहले ये लेफ्ट साइड को, ये इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट करना है कि ये बराबर आ भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो मतलब है कि आप लोगों की कैलकुलेशन में गलती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया है ये स्लाइस इस तरह, ठीक है, और ये सही, और ये, और अब ये इससे मुझे सही ड्रा करना मुश्किल होगा, ये और ये जो है, ये नहीं, आप केक का चलो 1/4 हिस्सा ले लें, या सिलेंडर का 1/4 हिस्सा ले लें, ठीक है, 1/4, सही। तो ये है सिलेंडर का, सही। तो अब इसमें कौन कौन से वो हैं, सरफेसेस हैं और क्या क्या हिसाब है, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक्स, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप रेडियस को फाइंड करना चाहते हैं तो फिर अंडर रूट लें दोनों साइड पे, इस साइड पे भी लें और उस साइड पे भी लें, सही। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आई, सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, टूल गली है माए कूदे चला, हाँ। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। तो ये है 1/4 सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर किस चीज़ के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के, सही है। यानी आप आर इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 9 है तो आर कितना होगा, 3 होगा ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 होगा, सही। अच्छा, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब x के लिए इन्होंने लिमिट दिया है कि ये x 0 पे पड़ा है, ठीक है। तो यानी x से ऊपर नहीं है, x पे ही पड़ा है, और y से भी ऊपर नहीं है, यानी एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। और z, इसको थोड़ी हाइट मिली है, 0 से लेकर 2 तक इसको हाइट मिली है, z को 0 से लेकर 2 तक हाइट मिली है।
और x की तरफ नहीं गया, ये यहाँ पे नहीं गया, नहीं आया, और इसी तरह y की तरफ भी ये नहीं गया, ठीक है ना, ओरिजिन में है। तो x भी 0 है और y भी 0 है, और z जो है वो उसको हाइट मिली है वो है 0 से लेकर 2 तक है, सही। अच्छा, तो अब हम पहले d डॉट डी एस फाइंड करते हैं, सही। तो d ये दिया है इन्होंने, ये है d, सही, और RCS में है। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने दिया है सिलेंडर, शेप है सिलेंडर का, और डी इन्होंने दिया है उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बाज़ दफ़ा हमने इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना होगा, सही। अच्छा, तो ये देखिए, ये 1 और 2 मैंने खुद अपने उससे पेन से लिखा है। 1 का मतलब है कि आप पहले डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करें, और 2 का मतलब है कि फिर सेकंड स्टेप है आप लोगों ने इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा सरफेस दिया है, सही। अच्छा, पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। तो पहले हम इस इन्होंने पहले इसको वो किया है, क्योंकि ये वाला थोड़ा लंबा है, तो पहले इन्होंने इसको वो प्रूफ किया है। तो डाइवर्जेंस डॉट डी का वो लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका हम करेंगे, सही। अच्छा, तो डाइवर्जेंस डॉट डी, डाइवर्जेंस इन टर्म ऑफ फॉर दी वो RCS क्या है, तो कर्ल ओवर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ डी वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ऑफ डी जेड। ये डेल ऑपरेटर डी के लिए इस तरह होगा। RCS में आपको पता है कि RCS में चेंज होता है, CCS में चेंज होता है, और उसमें SCS में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तो dx का कंपोनेंट, dx का कंपोनेंट 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर लिखा, ठीक है। और y के लिए ये लिखा, dy कंपोनेंट ये होगा, और dz कंपोनेंट ये होगा, तो ये हमने ये लिखा, ठीक है। तो इसे किया तो 3 2 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे y का करेंगे तो इससे सिर्फ 3 आ जाएगा, और पार्शियल और पार्शियल वाई को अगर हम z के साथ करेंगे तो इसके लिए कांस्टेंट है, तो वो 0 होगा, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। y का z से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा। इसी तरह z का z से ताल्लुक है, मगर x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कंपोनेंट भी पार्शियल का आपको पता है कि वो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया, पहला स्टेप तो सॉल्व हो गया, और वो है पार्शियल का, तो पार्शियल का है 6x प्लस 6। अच्छा, अब हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए पहले लिमिट्स का होना ज़रूरी है। तो रो का जो लिमिट है, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो रो जो है आप लिया है 3, आपको पता है ना 3 है, तो आर की वैल्यू क्या है, इसलिए उसमें मैंने आपको बताया कि ये है 3, ठीक है। 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है कि रो की वैल्यू कितनी हुई, देखिए यहाँ पे रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ गया रो इज इक्वल टू 3। तो रो की वैल्यू 0 से 3 तक है। अच्छा, 5 जो है मैंने आपको बताया 1/4 वो है, तो पूरा जब हम लेते हैं तो 2 पाई लेते हैं, पूरे के लिए हम 2 पाई लेते हैं। 5 की वैसे सिलेंडर के लिए 5 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई है। पूरे पूरा जब हम बनाते हैं फिर हम इसको हाइट देते हैं, याद है ना आप लोगों को, फिर हम इसको हाइट देते थे। तो अब यहाँ पे 1/4 है, तो 2 पाई का 1/4 कितना बनता है, 2 पाई ओवर 4, तो ये बनता है 1 पाई बाय 2, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 2, और z आपको पता है 0 से लेकर 2 तक है, ये दिया है इन्होंने। अच्छा, तो लिमिट्स आ गई, लिमिट्स अब इंटीग्रेशन करना आसान है, ये 6 ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 6x प्लस 6। अच्छा, अब x तो इसमें x की लिमिट्स तो नहीं है, इधर है कोई x, यहाँ पे तो रो की लिमिट्स हैं, 5 की लिमिट्स हैं और z की लिमिट हैं, तो हम x में फिर क्या पुट करेंगे, तो ये इधर फिट नहीं आ रहा, तो इसलिए लिमिट्स हैं हमारे पास सिलेंडर के,
और डी जो है वो RCS में है, तो इसलिए हम इस तरह कर लेंगे कि इसको CCS में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चूंकि सिर्फ x कंपोनेंट है तो आसान हो जाता है। x हमारे पास बराबर है, आपको मैंने आपको क्लास में ही बताया था, x इज इक्वल टू रो कास थीटा और y इज इक्वल टू रो साइन थीटा और z इज इक्वल टू z, याद है आप लोगों को? तो x इज इक्वल टू रो कास थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन थीटा। इससे आसानी से जो RCS है वो CCS में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, और z है। तो यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट है, तो इसलिए हम सिर्फ x कंपोनेंट को वो करेंगे। तो ये किस तरह बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रो कॉस फाई प्लस 6 हो जाएगा, यानी सिर्फ x के बजाय ये लिख लिया मैंने। तो ये देखिए 6 रो कॉस फाई प्लस 6, ठीक है, और ये सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए dv इसके बराबर होता है। देखिए यहाँ पे dv है, dv सही। तो dv इज इक्वल टू रो, ये आप लोगों को डिफरेंशियल वॉल्यूम, फिर वही बात आ गई, आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसी चीज़ में डिफरेंशियल वॉल्यूम रो d, ठीक है, डी फाई डी जेड, ठीक है, और यहाँ पे है डी रो, रो रो डी रो डी फाई डी जेड, मगर यहाँ पे रो भी है साथ। ये वो आर्क का जो एच इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूले से आया था, याद है आप लोगों को? ये इस पिछले से पिछले क्लास में हमने किया था ये। तो ये एच रो डी फाई ये इस वजह से आया था, सही। तो ये वो ठीक है, तो मैं बार बार आपको रिमाइंड कर भी रहा हूँ, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो 6 ये कन्वर्ट किया 6 रो कास फाई प्लस 6, ठीक है, और ये डी की वैल्यू। तो अपना अपना जो है अपने अपने दोस्त को अपने साथ कर लें, ठीक है, जिधर जिधर आ रहा है रो, जिधर आ रहा है, ठीक है, उधर रो की लिमिट्स लिखते जाएं, जिधर डी फाई आ रहा है उधर डी फाई, ठीक है। अच्छा, अब बात इस तरह है जिसमें डबल डबल आ रहे हैं। अब ये 6 cos फाई के साथ मैं ये रो लिखूंगा भी, तो इसमें फाई भी है और रो भी है, ठीक है। तो फिर हम बारी बारी करेंगे इस तरह के इंटीग्रेशन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं कि एक में दोनों आ रहे हैं तो हम फिर बारी बारी करते थे। यहाँ पे इन्होंने पहले फाई को निपटाया है, फाई को नहीं, रो को किया है, ठीक है। रो की बजाय वैल्यू लिख दी है, रो की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो 3 स्क्वायर, ठीक है जी, और इनटू ये 3, ठीक है। अच्छा, 3 स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो ये पूरा आ गया, यहाँ से 54 आ गया। 54 कॉस फाइव, पहले रो को निपटाया है, ठीक है। यहाँ पे भी रो के बजाय क्या लिखा है, 3 वैल्यू है तो 3 लिखे, ठीक है। जो 3 स्क्वायर 9 इंटू 6, ठीक है, 56 डिवाइडेड बाई 2 27 आ गया इससे, सही। अच्छा, अब 5 को वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को किया तो cos का आ गया वो साइन, ठीक है, साइन 5, ठीक है, प्लस 27 है तो उसके साथ भी 5 आएगा, तो ये 5 आ गया, ठीक है। लिमिट्स हैं π/2 से लेकर 0 तक, तो पहले π/2 लिखा और फिर 0 लिखा, सही। यहाँ पे भी π/2 और फिर 0 लिखा, तो जब 0 लिखा तो वो तो 0 हो गया और 27 के साथ π/2 आ गया। ये देखें पूरा वो इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब ये तो था वो सारा, और सॉरी मैंने वो मिटा दिया, यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये तो देखें, एक जो सरफेस है ये इस साइड पे है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। सरफेसेस अब हम करते हैं। अब ये दूसरा जो वो है तरीका है, ये तो साई यहाँ से फाइंड हो गया, वो इसकी तरीके से डेल डॉट डी के तरीके से फाइंड हो गया। अब हम डी डॉट डी एस की तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक सरफेस तो नहीं है, यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं, 5 सरफेसेस हैं। अब आप देखें कौन से 5 सरफेसेस हैं। एक आप जहन में लाते जाएं, एक ये वाला जो उस साइड पे है, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, वो फ्लैट है, फ्लैट, सही, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा जो है इसका टॉप अपर साइड, ये वाला, जिसकी डायरेक्शन ऊपर जेड की तरफ है, और एक इसका बॉटम, ठीक है ना, ये। तो ठीक है,
जिसकी डायरेक्शन माइनस जेड की तरफ है, इसकी डायरेक्शन प्लस जेड की तरफ है, इसकी डायरेक्शन माइनस जेड की तरफ है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? माइनस एक्स की तरफ है। एक्स किस किस तरफ होता है? देखें ये और ये एक्स है ना, तो ये वाला सर्फ किस डायरेक्शन में हुआ? माइनस एक्स में। ये वाला माइनस वाई की डायरेक्शन में हुआ। वैसे तो ये तो वाई है, मगर ये वाला माइनस वाई है, ठीक है। अच्छा, एक तो हुआ टॉप, टॉप ये, ठीक है, जेड, और ये हुआ माइनस जेड, ठीक है। और पांचवा सरफेस ये वाला, ये जो कर्वी सरफेस है, जो कर्वी सरफेस है, तो आप देखें एक ये वाला उस साइड पे, अगर मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है तो फिर मैं उस तरफ चले जाता हूँ, उनका जो फिगर है उसकी तरफ। ये अगर यहाँ से आप लोगों को आसानी से समझ आ गई, ठीक है। देखिए, एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, तीसरा टॉप वाला, चौथा बॉटम वाला, और पांचवा ये कर्व वाला, सही। तो ये आगे इसकी पूरे सरफेसेस, सही। देखिए, ये मैंने एक 1 लिखा है, 1 ऑन द राइट फेस, ठीक है। और फिर मैंने लिखा है 2, 2 ऑन द लेफ्ट फेस, ठीक है। और 3 जो है, 3 किधर गया? 3 ये टॉप मैंने लिखा है यहाँ पे, और 4 बेस है, यानी बॉटम है इसका, और 5 सर्कुलर फेस, ये वाला सर्कुलर फेस, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन है रो की तरफ है। देखिए, पर डायरेक्शन हमेशा सरफेस का इसके परपेंडिकुलर होता है। इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ऊपर, इसका परपेंडिकुलर नीचे, और इसका परपेंडिकुलर ये तो ये किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? रो की डायरेक्शन में। रो इस तरह होता है ना, ठीक है। तो रो की डायरेक्शन में, तो हर सरफेस के साथ अपना DSP होना चाहिए कि डी स्मॉल, यानी डायरेक्शन की क्या है। तो इसके साथ हम डी माइनस एक्स लिखेंगे, इसके साथ डी माइनस वाई लिखेंगे, इसके साथ डी प्लस जेड लिखेंगे, इसके साथ डी माइनस जेड लिखेंगे, और कर्वी सरफेस के साथ डी एरो, यानी एरो लिखेंगे हम, सही। एरो इसकी डायरेक्शन रो की तरफ है। अच्छा, अब हम बारी बारी इस देखें, आप समझने की कोशिश करें। ये फार्मूला है D.ds, मगर यहाँ पे सरफेसेस हैं 5, तो फिर हम DS1 लिखेंगे, DS2, DS3, DS4 और DS5, और पांचों को क्या करेंगे? वही इंटीग्रेशन के तरीके से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर आखिर में इन सबको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, इन पांचों को हम ऐड कर देंगे, सही। लंबा लग रहा है मगर मुश्किल नहीं है, सही। अब हम आते हैं, पहले हम DS1, ताकि पहले से ही आपको पता हो कि ये DS1, DS2, DS3 ये क्या है, सही। तो इधर देखें, ये रहा DS1, आपको बताया था माइनस एक्स की डायरेक्शन में है, याद है आप लोगों को? तो ये लिखा माइनस AX। तो जब x होता है यूनिट वेक्टर, तो फिर मैग्नीट्यूड में x नहीं होता, मैंने आपको बताया था। सरफेस जब x की डायरेक्शन में होगा, अब देखें, ये बार बार मैं वो पिछला लेक्चर आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? x की तरफ है। इसमें जो ये बनेगा किससे? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी, ये रहा y और ये रहा z। तो dy dz से ये बनेगा dy dz इन द डायरेक्शन ऑफ ax, ठीक है। ये है सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, DS2 ये वो लेफ्ट फेस है, ठीक है। तो ये बना था माइनस AY की डायरेक्शन में, तो dx, अब ये y की डायरेक्शन में है तो इसमें y नहीं होगा, dx और dz की डायरेक्शन, ठीक है। इन तीनों में ये फ्लैट्स हैं, तो इसमें सिर्फ y और z इन्वॉल्व है, और x और z इन्वॉल्व है, इसमें कोई कर्वी सरफेस नहीं है, तो इसलिए हम RCS से काम ले सकते हैं। मगर ये जो बाकी सर्फेसिस हैं, टॉप वाला, अगर आप टॉप वाला देखें तो इसमें कर्व इन्वॉल्व है, देखिए ये रहा कर्व, इसमें कॉर्ड इन्वॉल्व है। इसी तरह बॉटम भी इसी तरह ही है, और जो कर्वी सरफेस है तो वो तो है ही, उसमें तो इन्वॉल्व है कर्वी सरफेस। तो इसलिए फिर हम इनको CCS से करेंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस AZ है, तो प्लस AZ में है तो
रो डी फाई, ठीक है, वो याद है आप लोगों को, एस इज इक्वल आर थीटा की सही। अच्छा, फिर तीसरा है माइनस ए जेड, तो फिर वही चीज़ है, ठीक है, बस जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ए जेड। ये टॉप प्लस ए जेड की डायरेक्शन पे था और इसका जो बेस था वो माइनस ए जेड की डायरेक्शन, ठीक है। और जो कर्वी सरफेस है वो किस डायरेक्शन में है, ए रो। जब ए रो की डायरेक्शन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड फिर ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार, सही, रो डी फाई डी जेड, सही। अच्छा, अब हम डी एस सारे आ गए सब, अब तो आसान है, अब सिर्फ डी डॉट डी एस वन, डी डॉट डी एस टू, डी डॉट डी एस थ्री, डी डॉट डी एस फोर, डी डॉट डी एस फाइव, और आखिर में क्या करना है, सबको ऐड करना है, सही। तो आसान है, अब हम करते हैं, ये रहा डी और ये रहा डी एस वन, डी एस वन ऊपर से देखें बस, वो अब ऊपर से ले लिया करें, ठीक है, आसान है। अब फिर डॉट प्रोडक्ट है, आसान हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी, वो किस तरह, ए एक्स है और इसका सिर्फ ए एक्स कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, सही। ये हो जाएंगे ज़ीरो, ये भी हो जाएगा ज़ीरो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और ये भी हो जाएगा ज़ीरो, तो आसान। तो यहाँ पे है 3x², तो 3x², और यहाँ पे है माइनस, ये माइनस असल में ये इस वजह से आया, माइनस ए एक्स की वजह से, तो इसका है माइनस डी वाई डी जेड, तो ये माइनस डी वाई और डी जेड, ठीक है। और ए एक्स डॉट एक्स वो तो आपको पता है 1 आता है इससे, ठीक है। तो हमारे पास डी डॉट डी एस फाइंड हो गया, डॉट प्रोडक्ट फाइंड हो गया, पहला स्टेप फाइंड हो गया, अब बारी है इंटीग्रेशन की। तो y और z है, तो y की लिमिट्स 0 से 3 तक है, गिवन है, और z की लिमिट 0 से 2 तक है, सही। ओके, सो 0 से 2, 0 से 3 पुट करें, तो एज सरफेस लाइज इन x इज इक्वल टू 0, वो पहले मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू 0 प्लेन में है, तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 ये सारा 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0, और x इज इक्वल टू 0 प्लेन में है, y इज इक्वल टू 0 प्लेन में है, याद है ना, पहले से ही बताया था मैंने आपको। और z जीरो प्लेन में नहीं है, बल्कि वो 0 से लेकर 2 तक है, z जो है वो 0 से लेकर, बार बार एक चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा आई कांटेक्ट नहीं होता तो भूल जाता है, तो 0 से 2 तक है, सही। तो x, ये देखें, ये यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, मगर x की वैल्यू ही 0 है, तो फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 का इंटीग्रेशन तो बस 0 ही आएगा, तो साई 1 आ गया 0, आसान। अब साई 2 फाइंड करते हैं, ठीक है। ये शायद आप लोगों को थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये वही है, इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वाई है, सही। तो फिर हम वही डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ y कंपोनेंट हम लेंगे, सही, और फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 है अगर उसमें y हुआ तो, ठीक है, ये d की वैल्यू सारा, और ये सरफेस 2 की वैल्यू जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वाई है। तो इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया था कि इस के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये कितना है, 3y प्लस जेड है, तो 3y प्लस जेड, और यहाँ से आया माइनस, ठीक है, तो और डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई, सही। तो एज वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 पुट कर लें, तो ये हो गया 0, तो हमारे पास आ गया सिर्फ ये z, z डी एक्स डी जेड, ठीक, ये आ गया माइनस, पहले से ही 0 पुट किया, y की वैल्यू पुट कर दी ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए, सही। तो माइनस z है, अब माइनस z के इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, ठीक है, इंटीग्रेशन ये अप्लाई की, ठीक है, और इससे आ गया ये तो साइड 2 हमारे पास आ गया -6, वो माइनस यहाँ पे आ रहा था तो -6, ठीक है। अच्छा, अब साई 3, ये साई 3 है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी उसका जो सरफेस है DS3 है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो है रो डी फाई डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। अच्छा, ये इन्होंने वो कर्वी सरफेस का लिया है, कर्वी सरफेस का, ठीक है, टॉप और बॉटम नहीं है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एरो है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस जेड और माइनस जेड था ना, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एरो है, तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने कर्व सरफेस दिया है। अच्छा, तो RCS को CCS में कन्वर्ट करते हैं, क्यों,
क्योंकि डी है आरसीएस में और लिमिट्स हमें होंगी गिवन वो सीसीएस में होंगी, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करें। तो आपकी आरसीएस को सीसीएस में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम इसको डीएक्स के बजाय ये लिखेंगे 3, याद है ना, गिवन है। ठीक, ये किधर गया यार, ये डी की वैल्यू ये है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स जो होता है हम उसको डी एक्स कहते हैं, और ये है डी वाई कंपोनेंट और ये डी जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रहा डी एक्स 3x², डी वाई ये है और डी जेड ये है। सही अच्छा, हमें पता है कि x इज इक्वल टू आर रो कॉस फाई, तो रिप्लेस इन ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें, x की बजाय यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये आ गया 3x² के बजाय क्या होगा, r² cos², तो ठीक है ये फाई। सही, और cos यहाँ पे पहले इससे भी मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस है, तो यहाँ cos फाई यहाँ से भी है और cos² इससे भी आ गया, तो ये cos³ आ गया, ये इसकी वजह से इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपको पता है x रो cos फाई के बराबर है, मगर y किस चीज के बराबर है, रो साइन फाई के, रो साइन फाई, रो साइन फाई के बराबर है क्या, y, y। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3, ठीक है, ये भी है साइन और यहाँ से भी साइन है, तो इसी साइन स्क्वायर आ गया 3 रो sin² फाई, और z तो z ही है, तो 0 × 3z - x। ठीक है, ये सही। ओके, सो z 0 है तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये असल में इसका z है। ठीक है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ, ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, डी फाई। अब डी रो आ गया, डी फाई और डी जेड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वो है वो सिर्फ ए रो की डायरेक्शन में है। सही, अच्छा, तो आगे हम बढ़ते हैं। डी डी की वैल्यू ये, सही है, ये आ गई सारी डी की वैल्यू, और डी एच की वैल्यू ये यहाँ से। ठीक है, और डी की वैल्यू यहाँ से जो हमने फाइंड की ये रही, यहाँ पे लिख दी। सही, अब इन दोनों का, अच्छा, अब पहले जो है इसमें रो की वैल्यू 3 है, तो रो की वैल्यू 3 पुट कर दें, वो रेडियस की वैल्यू तो 3 पुट की हमने। ठीक है, तो ताकि वो सिंपल हो जाए। सही, अब हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। सही, अच्छा, तो लिमिट्स चाहिए हमें z की और फाई की, तो वो तो पहले से गिवन है, z की को कितनी हाइट मिली है 0 से लेकर 2 तक, और फाई क्वार्टर है तो π/2 है, वही जो हमने पहले किया है। तो cos³ फाई डी फाई ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये चीज सही, तो पुट की सही, और हमारे पास आ गया ये 154 कूलम सारा। ठीक है, अच्छा, अब मैं सिर्फ इंटीग्रेशन है और लिमिट्स पुट करनी है, वही सिंपल है, कोई और इसमें नहीं है, नया नहीं है इसमें। अच्छा, फिर जो है वो +z2 की तरफ, ठीक है, +z2 की तरफ है, as z component in both RCS and CCS the same, so no need to transform it to CCS। इससे पहले देखें, रो की डायरेक्शन में था, ए रो की डायरेक्शन में था, तो डी की वैल्यू हमने चेंज की, डी की वैल्यू आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आए हम, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो था। सही, अब इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड है, तो आरसीएस का जो जेड है और सीसीएस का जो जेड है वो सेम है, तो इसलिए आपको नो नीड टू ट्रांसफॉर्म इट टू सीसीएस, बस जो डी की वैल्यू जेड के में है
वही ही है, ठीक है। डी की वैल्यू जेड में क्या है, क्वेश्चन की तरफ चले जाए, ये है 3x माइनस एक्स, ये ठीक है। ये आ गया ये डी डॉट डी एस, ठीक है। तो डी की वैल्यू ये, ठीक है। और x, अच्छा, तो 6x माइनस ये, और ये डी एस की वैल्यू रो डी फाइव, सही है। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, x, अब लिमिट्स हमारे पास होंगी रो की, तो इसलिए x की बजाय रो कॉस फाइव लिखते हैं, ताकि जब यहाँ पे x आएगा, अब यहाँ पे 6 रो माइनस x रो होगा, तो x में फिर मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे तो x की लिमिट्स नहीं है, यहाँ पे तो है सारी रो की। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू रो इंटीग्रेशन हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू, आपको यहाँ से भी अंदाजा लगता है कि इंटीग्रेशन किस चीज़ की है। ये जो लिमिट्स होंगी यहाँ पे, ये किस चीज़ की होंगी, डी रो की होंगी और डी फाइव की होंगी। तो यहाँ पे अगर x आएगा, इस x के बजाय फिर मैं क्या लिखूंगा, तो इसलिए इस x को कन्वर्ट कर लें x इज इक्वल टू रो कॉस फाइव में, सही। तो वैल्यूज पुट करें, ये अच्छा, अब x की बजाय मैंने वो लिख गया, ठीक है। रो यहाँ से भी है, रो यहाँ से भी है, तो रो स्क्वायर हो जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन, और फिर लिमिट्स पुट की, तो मेरे पास साइड 3 ये आ गई। अच्छा, अब फिर वो फाइनल वो प्लेन है, वो है जेड नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन में, वो जेड इज इक्वल टू टू प्लेन में था, अब ये जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन में, सही है। तो जेड इज इक्वल टू टू प्लेन में क्या मतलब है कि प्लस जेड की डायरेक्शन में था, अब यहाँ पे ये माइनस जेड की डायरेक्शन में है, सही। तो यहाँ पे इसलिए माइनस जेड आएगा, या इसको जो हम जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन भी कहते हैं, सही। क्योंकि इसकी ये जेड जीरो प्लेन है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, ये जेड टू प्लेन था, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में, सही। अच्छा, सो एज जेड इज इक्वल टू जीरो, तो हम z में हम जीरो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पे हमने z की वैल्यू 2 पुट की, यहाँ पे हमने z की वैल्यू 0 पुट की, सही। तो ये आ गया हमारे पास। तो फिर वही बात x है, ठीक है। x को रिप्लेस करना होगा रो cos थीटा से, तो x को रिप्लेस किया रो cos थीटा से, ठीक है। और रो अपनी जगह पे, और डी रो, तो ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो r रो स्क्वायर बन जाएगा, ये रो स्क्वायर cos फाइव डी डी रो डी फाइव, ठीक है। अब फिर वही बस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये रो स्क्वायर, ये अब इसमें कोई ऐसी एक्स वगैरह या वाई वगैरह नहीं है जिसकी लिमिट्स यहाँ पे वो ना हो, सही। तो रो है और फाइव है, रो की लिमिट जो है वो 0 से 3 है रेडियस, और फाइव की जो है वो 0 से 5/2 है, सही। तो ये वैल्यूज पुट की, और यहाँ से आए 9, ठीक। अब सबको ऐड कर दें, साई वन प्लस साई टू प्लस साई थ्री प्लस साई फोर प्लस साई फाइव, तो याद है आप लोगों को साई वन क्या आया था, 0 आया था ना, साई टू माइनस 6 आया था, साई थ्री 33.41, ये 9 आया था, ये 154 आया था, इन सबको ऐड किया, इससे आया 192। तो अब वो पहले पिछले वाला देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये इससे जो हमने किया था डेल वाले तरीके से, तो डेल वाले तरीके से क्या आंसर आया था 192.82। और अब देखिए यहाँ पे सब जो सबको ऐड किया, तो क्या आया आंसर 192.82, ये 192.82। तो दिस, यहाँ से आंसर और यहाँ से आंसर सेम आया, हेंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। यहाँ से जो साई की वैल्यू आई थी, यहाँ से जो साई की वैल्यू थी, वो दोनों 192.8 और हेंस प्रूव्ड, सही है। अच्छा, इस की जो वो है रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको अगर बार बार सुने तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी।